आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री पर आधारित होगा। सर्वप्रथम बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मैं सुझाव देना चाहूँगा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अध्ययन कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपका नवीनतम पाठ्यक्रम डाउनलोड कर लें। यहाँ पर मैंने JNVU जोधपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए पाठ्यक्रम दिखाया है। बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि थर्ड पेपर की बात करने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो टोटल यूनिट्स हैं आप अपने पाठ्यक्रम अनुसार देख सकते हैं। मैं JNVU यानी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। उनकी फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर जो 1 है फिजिकल केमिस्ट्री की, यानी भौतिक रसायन की इकाई संख्या 1 है। उसमें जो टॉपिक्स हैं, जो प्रकरण है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो यूनिट संख्या 1 में हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉगरिथमिक रिलेशंस यानी लघु गणक संबंध, एंटी लॉगरिथम प्रति लघु गणक, ग्राफ यानी आलेख, डिफ्रेंसिएशन अवकलन, मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी उच्चिष्ठ निम्निष्ठ, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, आंशिक अवकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ये सारे टॉपिक यूनिट नंबर 1 में रहेंगे। एक बार सारे टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास भौतिक रसायन इन फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है और डॉक्टर R.K. गेवा द्वारा प्रकाशित ये बुक है। इसमें हम टॉपिक जानने वाले हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट क्या रहेगी? फर्स्ट यूनिट है गणितीय अवधारणाएं यानी मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, और ये 1.1 to 1.45 पृष्ठ संख्या तक रहेगी। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में हम इंट्रोडक्शन और लघुगणक संबंध, ठीक, और इस तरह से मैंने जो सारे टॉपिक बताए हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्रति लघुगणक यानी एंटी लॉगरिथम, और एंटी लॉगरिथम के साथ बाद यहाँ हम स्केच यानी वक्र खींचना यानी आलेख ही है वो एक तरह का। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन, डिफ्रेंसिएशन के सारे तरीके ये हम जानने वाले हैं। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, तत्पश्चात हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और यहाँ फिर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। तो आज के इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। वो है लघु गणक संबंध यानी लॉगरिथमिक रिलेशंस, गणितीय अवधारणाएं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, परिचय, इंट्रोडक्शन। विज्ञान की सभी शाखाओं में गणितीय अवधारणाओं का उपयोग होता है। रसायन विज्ञान में, विशेषकर भौतिक रसायन में, गणितीय अवधारणाओं का अधिकतम अनुप्रयोग होता है। अतः रसायन विज्ञान के विद्यार्थी को कुछ मूलभूत गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अतः यहाँ कुछ मूलभूत गणितीय अवधारणाओं जैसे लघुगणक, वक्र तथा वक्र का ढाल, अवकलन, समाकलन, क्रमचय, संचय, प्रायिकता इत्यादि का वर्णन किया जा रहा है। इनके कहने का मतलब ये है कि साइंस की ऑलमोस्ट जितनी भी शाखाएं हैं उन सब में गणित का प्रयोग है। ठीक है, और केमिस्ट्री की बात करें, और उसमें भी यदि हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें यानी थर्ड पेपर की बात करें, तो इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का यानी कि गणित का ज़्यादा ही प्रयोग हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग होता है। ठीक, और उसमें हमें जो कुछ मूलभूत गणितीय अवधारणाएं समझनी है यानी गणित की कुछ मूलभूत चीज़ें समझनी हैं, तो वो रहेंगी एक तो लघुगणक, वक्र तथा वक्र का ढाल, अवकलन, समाकलन, क्रमचय, संचय, प्रायिकता इत्यादि हम पढ़ने वाले हैं इन सब में। ठीक है, ये इसका था इंट्रोडक्शन। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि हम पहले
डिस्कस कर चुके हैं कि लॉगरिथमिक रिलेशंस यानी कि लघु गणक संबंध पढ़ने वाले हैं। लघु गणक क्या बला है? रसायन विज्ञान में संख्यात्मक समस्याओं को हल करने के लिए प्रायः गुणा, भाग, घातांक अन्य संक्रियाएं करनी पड़ती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि साइंस में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को यानी संख्यात्मक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए हम क्या करते हैं? गुणा, भाग, घातांक अन्य संक्रियाएं काम में लेते हैं। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन संक्रियाओं में काम में आने वाली संख्याएं यदि बड़ी हो तो उन्हें हल करने में अधिक समय लगता है एवं अशुद्धियां हो जाने की आशंका रहती है। इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लघुगणक संबंधों का उपयोग किया जाता है। लघुगणक में गुणा व भाग की संक्रियाओं को क्रमशः जोड़ व बाकी की संक्रिया में प्रतिस्थापित कर देने से ये संक्रियाएं सरल हो जाती हैं। अब देखो, कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं गणित में, यदि बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा, जोड़, बाकी करने की बात आती है तो ये थोड़ा सा जटिल रहता है, थोड़ा सा कठिन रहता है, मुश्किल काम है ये। तो बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणा, भाग, जोड़, बाकी करने की बजाय उन्हीं बड़ी संख्या के स्थान पर उसी बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटी संख्या का इस्तेमाल किया जाए और उसी से जोड़, बाकी, गुणा, भाग किया जाए तो कैसा रहेगा? लॉगरिथम में क्या किया जाता है कि बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या में बदल देते हैं और बड़ी जटिल संक्रियाओं को छोटी संक्रियाओं में बदल देते हैं। जैसे यदि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें तो ये काम आसान हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ करने वाले हैं लघुगणक संबंध में। सबसे पहले तो ये जान लो लघुगणक संबंध में क्या क्या होने वाला है। बस अभी हम समझ रहे हैं केवल क्या होने वाला है, कैसे किया जाता है ये आगे पढ़ने वाला है जस्ट। ठीक है, तो बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या में बदल दें और बड़े कठिन प्रोसेस को सरल प्रोसेस में बदल दें तो काम आसान हो जाएगा। और ये करेंगे हम लघुगणक की सहायता से यानी लॉग की सहायता से। इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लघुगणक संबंधों का उपयोग किया जाता है। लघुगणक में गुणा व भाग संक्रियाओं को क्रमशः जोड़ व बाकी में, यानी कि गुणा को मल्टीप्लिकेशन को जोड़ यानी एडिशन में और भाग यानी डिवीज़न को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी में बदल देते हैं। ऐसा करने से संक्रिया सरल हो जाती है और समय की भी बचत होती है और साथ ही अशुद्धियाँ होने की यानी कि त्रुटियाँ रहने की, मिस्टेक्स होने की जो संभावना है वो भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लघुगणक पद्धति का आविष्कार किसने किया ये भी जानना जरूरी है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। लघुगणक पद्धति का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया था। इनका नाम याद रखिएगा, जॉन नेपियर ने 1640 ईस्वी में। सोचो ये कितनी पुरानी पद्धति है, कितने समय पहले हमारे गणितज्ञों ने इसको मतलब बना दिया था, इसका आविष्कार हो गया था। 1640 की बात है ये। लघुगणक का आधार कोई भी राशि हो सकती है। अब आधार क्या होता है और कैसे कोई भी राशि हो सकती है आगे समझेंगे, लेकिन आप समझ लो कि लघुगणक का जो आधार होता है ना वो कोई भी राशि होती है। ठीक है, परंतु निम्नलिखित दो पद्धतियाँ सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली होती हैं। अब ये आधार क्या है इसको समझते हैं। इसको अभी हम एक पेज पर लिख करके समझेंगे। ये तो इसमें जो किताब में लिखी हुई चीज़ें थी इनको पढ़ लिया है, इसकी सहायता से समझ लिया है। लघुगणक का बेस यानी आधार कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन दो पद्धतियां सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली हैं। यहाँ पे दो सिस्टम्स ऐसे हैं जिनका उपयोग हम सबसे ज़्यादा करेंगे, सबसे ज़्यादा यूजेबल हैं। उन दो सिस्टम्स को, दो पद्धतियों को अब जानने वाले हैं और वे दोनों प्रचलित पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। एक तो प्राकृत या नेपियर की लघुगणक पद्धति या साधारण या ब्रिग की लघुगणक पद्धति। जॉन नेपियर ने जो पद्धति दी थी वो प्राकृत यानी नेचुरल सिस्टम कहलाता है और दूसरा जो है वो ब्रिग ने दी थी। ब्रिग भी ये गणितज्ञ हुए हैं, इन्होंने इनके बाद में ये दी थी। इसको हम कॉमन सिस्टम कहते हैं और ये नेचुरल सिस्टम होता है। नेचुरल सिस्टम यानी प्राकृत जो होता है उसमें आधार रहता है वो ई रहता है। आधार क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। बस इतना याद रखिए कि नेपियर की जो लघुगणक सिस्टम है ना, ये लघुगणक पद्धति है ना, इसमें आधार ई रहता है। ई को इस तरह से लिखते हैं छोटी ई के रूप में और इसे हिंदी में कहा जाता है चर घातांकी। ठीक, ई की जो वैल्यू होती है वो लगभग 2.7182 इस तरह से, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 2.7182 वो इस तरह से आगे चलती रहती है, इसलिए मैंने लगभग मान लिख लिया है।
इसका मान मतलब चलता ही रहता है, इसका मान आगे चलता ही रहता है अनंत तक। इस तरह से अशांत अनावृत्ति रूप में ये चलता रहता है, ठीक है। और ई की जो वैल्यू है लगभग 2.7182 इस तरह से चलती रहती है, डॉट डॉट डॉट। तो आती कहाँ से ये वैल्यू? इसे चर घातांकी क्यों कहते हैं, इसका नाम नेचुरल क्यों है? क्योंकि ई की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से आती है 1 + 1/1। यहाँ से आप चाहे तो 1 × 1 लिख सकते हैं, 1 + 1/1 × 1 + 1/1 × 2 + 1/1 × 2 × 3 + 1/1 × 2 × 3 × 4 + 1/1 2 3 4 5 इस तरह से गुणा कर लेंगे 1/6 तक, 1/7 तक। इस तरह से ये चलता ही रहता है। इसकी वैल्यूज जब हम निकालते जाएंगे आगे तक मतलब अनंत तक चलते जाएंगे, तो इसीलिए तो हमें से इसका जो वैल्यूज हमें प्राप्त होती है वह अनंत तक चलती हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक चलती हैं। इसकी वैल्यू, ये जो हम वैल्यू बता रहे हैं वो लगभग हैं 2.7182। ई की वैल्यू नेचुरल रूप से इस तरह से निकाली जाती हैं, इसलिए इसको नेचुरल सिस्टम या प्राकृत पद्धति कहते हैं, ठीक है। इस पद्धति का उपयोग हम उच्च गणितीय अध्ययनों में करते हैं, यानी कि हायर मैथमेटिकल जो स्टडीज़ होती हैं उनमें इसका प्रयोग है। हम जो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ने वाले हैं उसमें इस पद्धति का कोई प्रयोग नहीं है। फिर भी जानना जरूरी था कि नेपियर की जो लघु गणक पद्धति, लघु मतलब छोटा, गणक यानी गणना, छोटी गणना को छोटा बनाने वाला लघु गणक होता है। लघु यानी छोटा, गणक यानी बनाने वाला, गणना को बनाने वाला, छोटा बनाने वाला लघु गणक होता है, ठीक है। तो ई की वैल्यू कैसे आई? अब दूसरी पद्धति है हमारी साधारण या ब्रिग की लघु गणक पद्धति, ठीक है। आपको बता दूं जो प्राकृत या नेपियर की लघु गणक पद्धति है उसमें लघु गणक को ln से भी लिख सकते हैं। ln किसी भी x संख्या का जब log निकाला जाता है तो नेचुरल रूप में तो ln लिख लेते हैं, ln ऑफ x। इसी ln को इस तरह से भी लिखा जाता है log बेस e ऑफ x, यानी log e ऑफ x। x का log e निकालना है, x का log e निकालना है। आप या तो ऐसे लिख सकते हैं ln x या log ex, दोनों एक ही हैं, ठीक है। आप जो चाहे लिख सकते हैं, शॉर्ट में ln x लिखा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। जबकि हमारी जो साधारण पद्धति है लघु गणक की, कॉमन सिस्टम है, उसमें log को आधार 10 पे रखा जाता है। इसमें आधार 10 होता है तो log 10x लिखा जाता है, यानी x किसी भी संख्या का log का मान निकालना हो तो log 10 आधार रख के x लिखते हैं। जिस तरह से उसमें आधार नीचे दर्शाया जाता है छोटा रूप में, इसी तरह से यहाँ भी आधार 10 है, वो छोटा सा या नीचे दर्शाया जाता है। उसका भी एक शॉर्ट रूप था log ex, मतलब बार बार लिखना पड़े, बार बार लिखना पड़े तो उसको जल्दी से लिखने के लिए ln x लिख लेते हैं शॉर्ट में। इसी तरह से log 10x को मतलब बार बार लिखना पड़े तो आधार 10 को ना लिखे तो भी हम समझेंगे ये आधार 10 वाली संख्या है, ठीक है। प्राकृत लघु गणक को साधारण लघु गणक में बदलना, log ex को या ln x को बदलने के लिए log 10x में 2.303 का गुणा करते हैं, यानी 2.303 log 10x होता है 1 log ex के बराबर। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। प्राकृत या नेपियर की लघु गणक पद्धति, इसमें लघु गणक का आधार e होता है, इसे चर घातांकी कहते हैं। इसकी वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है? इस तरह से e1 + 1/1 + 1/1 × 2 + 1/1 × 2 × 3 इस तरह से अनंत तक चलता रहेगा। तो इसकी वैल्यू भी 2.71828183 इस तरह से लगभग आगे आती रहती है, ठीक है। इसका प्रयोग हायर स्टडीज़ में किया जाता है। चलो छोड़ो, साधारण लघु गणक पद्धति या ब्रिग की लघु गणक पद्धति, यानी कॉमन और ब्रिग्स सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। इस लघु गणक पद्धति का आधार 10 होता है। जब किसी संख्या का लघु गणक आधार 10 होता है तो उस संख्या का लघु गणक साधारण लघु गणक कहलाता है। आधार 10 हो तो साधारण लघु गणक कहते हैं, ठीक है। किसी संख्या का साधारण लघु गणक आधार नहीं लिखा हो तो भी आधार 10 समझा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि log 10x लिखना हो बार बार तो log x भी लिख लेते हैं जल्दी में, तो आधार नहीं लिखा हो तो भी हम समझेंगे कि आधार वहाँ पर 10 है। प्राकृत लघु गणक को ln x log ex द्वारा और साधारण लघु गणक को log 10x या log x से प्रकट करते हैं, ठीक। संख्या e पर आधारित लघु गणनाओं को 10 वाली आधार में लघु गणक में परिवर्तित करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए
2.303 का गुणा किया जाता है, याद रखिएगा। ln x या log ex को 2.303 log 10x के बराबर लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं लघुगणक है ही क्या। देखो ln x का या log ex का तो प्रयोग हम यहाँ करने वाले हैं नहीं, हम करेंगे साधारण लघुगणक पद्धति, ब्रिग की लघुगणक पद्धति। लघुगणक की किसी भी पद्धति को समझने से पहले ये देख लो कि पद्धति का मतलब वहाँ आधार को बताया जा रहा है केवल, ठीक है। लॉग है क्या बेसिकली, सबसे पहले ये जान लिए कि आप ये जानते हैं कि 2 जो है उसकी घात 2 करने पर 4 आता है। इसी तरह से 3 की घात 2 करने पर 9 आता है। 10 की घात 3 करने पर 1000 आता है। 3 की घात 2 का मतलब है कि 3 को 2 टाइम लिखना है, मतलब 3 फिर से 3 लिखना है। 3 की घात 3 होती तो उसी 3 को 3 बार लिखते, 3 3 3। 3 की घात 5 होती तो उसी 3 को 5 बार लिखते, 3 3 3 3 3, और सबका आपस में गुणा कर देते हैं। 3 की घात 2 बार लिखी, मतलब 3 को 2 बार लिखूंगा, 3 3, और आपस में गुणा कर दूंगा तो 9 आ जाएगा। इसी तरह से 10 की घात 3 लिखी है, इसका मतलब 10 को 3 बार लिखूंगा, 10 10 10, और तीनों का आपस में गुणा कर लूँगा तो 1000 आ जाएगा। ये होते हैं सामान्य घातों के नियम। ये तो इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। 2 की घात 2 मतलब 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, जबकि 10 का घन 1000 है, ठीक है। अब इसी को लॉग में बदलेंगे। देखो ये संख्याएं हैं, मान लो 1000 पहुंच गया है, 9 है, 4 है, ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है उससे मतलब नहीं है। अब ये देखिए किसी संख्या को लॉग में बदला कैसे जाता है। देखिए 2 की घात 2 है, इसका मान आया 4। अब इसी को लॉग में बदलने के लिए जो वैल्यू है ना 4 आई हुई, इसका उल्टा मान निकाला जाता है। हमें जो वैल्यू दी हुई है उसका उल्टा मान निकालेंगे। हम ये पता करेंगे कि ये 4 जो है ना, ये 4 किसकी घात कुछ करने से आता है, तो इस 4 का लॉग निकालेंगे। इस 4 का लॉग वैल्यू निकालेंगे, और आधार जिस आधार पे कितनी घात करने से वैल्यू आती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे नीचे जो है भाई ये तो है आधार, ऊपर घात है वो है आपका आंसर, और बराबर में जो संख्या आई है वो आपकी वैल्यू है, उसका मान निकालेंगे हम। तो 4 का लॉग निकालने पर आधार क्या है 2, उत्तर आता है घात 2। इसी तरह से 9 का मान निकालने पर भी उत्तर 2 आता है आधार 3 पर। इसी तरह से 1000 का लॉग का मान निकालने पर भी 3 आता है आधार 10 पर, ठीक है। लॉग 1000 का मान 3 आता है आधार जब 10 हो तो। इसको ही हम क्या कहते हैं, ब्रिग की पद्धति कहते हैं। ये जो है ना, ये इसको ब्रिग की पद्धति कहते हैं, इसमें आधार 10 रखा जाता है। इसी तरह से आप मुझे बताइए 10 की घात 2 जो है 100 आता है, तो इसको कैसे बदलें। लॉग 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ। आधार नहीं लिखा हो 10 तो भी समझेंगे आधार 10 है, यही तो है साधारण ब्रिग पद्धति। तो लॉग 100 का मान क्या आ जाएगा 2। लॉग 100 का मान क्या आ जाएगा 2, आधार चूँकि 10 है, समझे। इसी तरह से कुछ भी, जैसे मान लो 5 की घात 3 है, 125 आ रहे हैं। हम मान लो 125 का लॉग का मान निकालें आधार 5 पर, आधार 5 पर, तो वो आएगा 3। एक और उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो 14 की घात जो है वो यहाँ पे 2 है, तो 196 आता है, ठीक, 196 आता है। अब यदि आधार 14 मानेंगे तो उत्तर 2 आएगा, कोई समस्या नहीं है। 196 का लॉग वैल्यू आधार 14 पर तो 2 आना है, कोई समस्या नहीं है। इसी लॉग 196 की वैल्यू है वो अलग आएगी आधार 10 पर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फिर हमें इस 10 के आधार पर क्या पावर डालनी होगी जिससे 196 आ जाए। ये जो आधार के ऊपर घात डालने वाली वही है हमारी x की वैल्यू। इसी तरह से मान लो 225 है, 225 किसका वर्ग होता है 15 का वर्ग होता है, तो इसका उत्तर इस तरह से लिखते हैं ना हम, 15 की घात 2 125, 225, 15 की घात 2 बराबर 225। तो 225 का मतलब लॉग वैल्यू पूछें आधार 15 पे तो वो सीधा 2 हो जाएगा, समझे। लेकिन आधार 10 पे पूछे 225 तो वो 2 नहीं होगा, कुछ और होगा, मान लेते हैं वो x होगा। तो हमें ये पता करना है। यहाँ तो देखो 15 जब आधार रखते हैं तो 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 15 की घात 2 करने पर 225 आता है।
अब हमें ये पता करना है कि आधार 10 पे है, तो इसका मतलब है कि इस 10 की क्या पावर करें जिससे 225 आ जाए। ये x वैल्यू ही हमारी यहाँ आएगी। समझ रहे हैं आप क्या है लॉग? अभी तक आपने लघुगणक क्या है ये समझ लिया होगा। अब हम कुछ स्टैंडर्ड लघुगणक की वैल्यूज़ याद करेंगे डायरेक्ट। ऐसा क्यों है, इनकी वैल्यूज़ वो भी बताएंगे आपको, लेकिन साथ ही साथ आपको लघुगणक की इन वैल्यूज़ को याद करना है। ठीक है, लॉग 10 आधार पर 1 का मान 0 होता है। आप ये मान के चलिए कि 1 का लघुगणक मान किसी भी आधार पर निकाले भले वो 0 ही आएगा। ठीक है, वो 0 ही आएगा। बस इस एक शर्त में ये वैल्यू है वो 1 आएगी। ऐसा क्यों है ये भी बताएंगे आपको। इसके अंतिम मान को जब देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मान 1 क्यों है, बाकी सब में ये 1 का आधार का मान आप किसी भी मतलब 1 का लघुगणक मान किसी भी आधार से निकालिए, सिवाय उसी 1 के सब में 0 आना है। ऐसा क्यों देखिए, यानी 1 की वैल्यू लॉग 1 की वैल्यू आधार 10 पे निकाले तो भी 0 आएगी, लॉग 1 की वैल्यू आधार 2 पे निकाले तो भी 0 आएगी, लॉग 1 की वैल्यू आधार 5 पे निकाले तो भी 0 आएगी, लॉग 1 की वैल्यू आधार 100 पे, 1000 पे, करोड़ पे, कितनी भी निकाल लें, एक मतलब किसी भी आधार पर निकाल लें वैल्यू 0 ही आनी है। ये स्टैंडर्ड मान है। ऐसा क्यों है देखिए, ध्यान से देखिएगा। ऐसा इसलिए है, आप इधर देखिए कि लॉग 1 की वैल्यू आधार मान लो कोई भी है, a है आधार, उस पर वैल्यू 0 ही क्यों आती है। आधार जो है उस पर क्या पावर डालें जिससे 1 आ जाए। तो आप हमेशा ये जानते हैं कि कोई भी आधार हो उसकी पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आनी है। 2 की पावर 0 तो भी 1 आएगा, 3 की पावर 0 तो भी 1 आएगा, 4 की पावर 0 तो भी 1 आएगा, 100 की पावर 0 तो भी 1 आएगा। तो इस वैल्यू को इस तरह से लिख सकते हैं कि लॉग, तो इस वैल्यू को इस तरह से लिखें वापस। तो लॉग देखिए इसका वैल्यू निकालना है, लॉग 1 का आधार 100 पर, तो पावर क्या थी वो आपका रिजल्ट, समझ गए ना। इसी तरह से इसमें निकालना है, तो लॉग 1 का आधार 3 पर उत्तर 0, इस पर भी उत्तर 0, उत्तर 0। समझ गए ना कि 1 का मान किसी भी संख्या पर निकालना है उत्तर 0 आएगा। अब 1 में ये 0 क्यों नहीं आता, ये आपको इसके अंतिम 7वें में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ठीक है, दूसरा है, बस इतना याद हो गया ना आपको, 1 का लॉग 1 का मान हमेशा 0 होता है, उसी एक आधार को छोड़कर। आधार 1 ना हो तो 1 के अलावा कोई भी आधार हो लॉग का मान 0 0 0 0 होगा। समझ गए कारण। दूसरा है लॉग 0 का मान किसी भी आधार पर ऋणात्मक अनंत होता है, चाहे आधार 2 हो, चाहे आधार 10 हो, चाहे आधार 50 हो, चाहे आधार 1 हो, कुछ भी हो, इसका जो 0 का मान निकालेंगे लॉग 0 का मान वो हमेशा ऋणात्मक अनंत होगा। ठीक है, ऐसा ये मान तो आपको बस कंफर्म याद करना है कि लॉग 0 का मान माइनस अनंत आता है। ठीक है, लॉग 10 के आधार पे मान 1 आ जाएगा। क्यों आएगा ऐसा देखिए, क्योंकि 10 की पावर 1 करने पर 10 आता है, तो इसलिए इस 10 का लॉग मान निकालने पर इस आधार 10 पे उत्तर 1 आएगा। ठीक, इसी तरह से 100 का लॉग मान 2 आएगा आधार 10 पर। 100 का मान 2 क्यों आएगा, क्योंकि 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, तो 100 की वैल्यू आधार 10 पे उत्तर 2। इसी तरह से 1000 का उत्तर 3 आएगा, क्योंकि 10 की घात 3 करेंगे तब 1000 आएगा। इस 1000 की वैल्यू 10 की घात 3 करने पर आई है, इसलिए इस 1000 का लॉग मान 3 होगा आधार 10 पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ऋणात्मक संख्या का कोई भी लघुगणक मान नहीं होता है। कोई भी ऋणात्मक वैल्यू होती है, जैसे 1000 की जगह -1000 होता तो उसकी वैल्यू का उत्तर नहीं आता कभी भी, -100 होता तो भी उत्तर नहीं आता। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि आधार और संख्या का मान यदि सेम रखें तो उत्तर हमेशा 1 आता है। यानी आधार 10 पर ही 10 का मान निकालो तो 1 आएगा। इसी तरह से लॉग 15 का मान भी 1 आएगा आधार 15 पर, लॉग 20 का मान भी 1 आएगा आधार 20 पर,
और log a का मान भी 1 आएगा आधार a पर। ठीक है, तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि log 1 की वैल्यू भी 1 कब आती है, जब आधार 1 हो। ठीक है, ऐसा इसलिए, ये देखो ये सारी वैल्यूज इस तरह से क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 की घात 1 करने पर 10 आएगा। ठीक, इसी तरह से 15 की घात 1 करने पर 15 आएगा, 17 की घात 1 करने पर 17 आ जाएगा, 20 की घात 1 करने पर 20 आ जाएगा। तो इस 20 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगी, आधार वही रखना है। तो लॉग क्या है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी समझ नहीं आया हो तो वीडियो को पुनः देखिएगा, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ टिप्पणी ज़रूर करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और इससे रिलेटेड लॉग से रिलेटेड सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। लॉग से रिलेटेड सभी वीडियोज़ एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आप लॉग को अच्छे से समझना चाहते हैं तो लॉग के सभी वीडियोज़ को सीरीज़ से देखिए, क्रम से देखते जाइए, क्योंकि कुछ वीडियोज़ में आप जब डायरेक्ट वैल्यूज सीखना शुरू करेंगे तो वो समझ में नहीं आएंगे आपको। इससे पहले जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, जिससे हमने पिछले वीडियो में जो चीज़ समझी है उसी चीज़ का उपयोग अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में जो समझेंगे, इस वीडियो में समझी हुई चीज़ का उपयोग हम अगले वीडियो में करेंगे। हर बार जो चीज़ हम समझ रहे हैं वो वहाँ पर नहीं समझा पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियोज़ को सीरीज से देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें भी एनर्जी मिले आने वाले वीडियोज़ को बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक वीडियो देखा। शुक्रिया।